तो सवाल एकदम सीधा है, क्या डाउनटाउन प्लस सच में कामयाबी है? चलिए इस लॉन्च के पीछे की पूरी कहानी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। सोचिए, लॉन्च के सिर्फ 20 दिनों के अंदर 5 लाख सब्सक्राइबर्स। किसी भी नई स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए ये आंकड़ा मतलब हैरान कर देने वाला है। साफ पता चलता है कि लोगों में इससे लेकर एक जबरदस्त क्रेज था। लेकिन यहाँ थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। क्या ये जो शुरुआती हाइप है, ये जो तूफान है, क्या ये लंबी रेस में कामयाबी की गारंटी दे सकता है? या फिर इन चमकते हुए आंकड़ों के पीछे कोई और कहानी भी है? देखिए, ये प्लेटफॉर्म क्यों बना, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जापान के कॉमेडी किंग हितोशी मात्सुमोतो की हाल की कहानी में। तो हुआ ये कि 2023 के आखिर में एक मैगजीन ने उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। जवाब में 2024 की शुरुआत में मात्सुमोटो ने मानहानि का केस कर दिया और टीवी से मतलब हर चीज से एक तरह का ब्रेक ले लिया। लेकिन फिर साल खत्म होते होते उन्होंने वो केस वापस ले लिया और बस इसके ठीक बाद 1 नवंबर 2025 को डाउनटाउन प्लस सामने आया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उन्हें टीवी की पाबंदियों से निकालकर सीधा उनके फैंस से जोड़ता है। तो ठीक है, आप जरा इस सर्विस के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर लोग पैसे किस चीज के दे रहे हैं। तो डाउनटाउन प्लस असल में सीधे फैंस के लिए बनाई गई एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। इसमें आपको डाउनटाउन की जोड़ी के नए नवेले शोज तो मिलते ही हैं, पर साथ ही उनके पुराने क्लासिक काम का पूरा खजाना भी है। कह सकते हैं कि ये उनके काम का अपना एक अलग यूनिवर्स है। आप जरा इस टेबल को देखिए। मेरे हिसाब से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। डाउनटाउन प्लस की कीमत नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के बहुत करीब है, जहां हजारों फिल्में और शोज हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतने कम कंटेंट के लिए लगभग उतने ही पैसे क्यों देगा? और यहीं पर इसका पूरा बिजनेस मॉडल छिपा है। ये सबके लिए है ही नहीं, ये उन कट्टर फैंस के लिए है जो कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ अनफिल्टर्ड देखने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार। और जो फैंस हैं, उनका जोश तो देखने लायक है। उनके लिए ये पूरी तरह से पैसा वसूल है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो कॉमेडी मिल रही है जिस पर टीवी चैनलों की कोई सेंसरशिप नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल वैसी जैसी वो हमेशा से देखना चाहते थे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोग हैं जो मात्सुमोतो के फैन तो हैं, पर वो भी कीमत को लेकर थोड़ा सोच में पड़ गए हैं। उनका साफ मानना है कि भाई अभी जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ये थोड़ा महंगा सौदा है और शायद वो थोड़ा रुक कर देखना चाहेंगे कि आगे क्या होता है। तो चलिए इस शुरुआती जोश से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बिजनेस मॉडल की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को समझते हैं, क्योंकि असली खेल तो सच पूछिए तो अब शुरू होता है। यहाँ पर तस्वीर ना बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ डाउनटाउन का सालों साल पुराना ब्रांड है, क्रिएटिव फ्रीडम है और एक जबरदस्त लॉयल फैन बेस है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। पूरी की पूरी सर्विस सिर्फ एक जोड़ी पर टिकी है, कीमत काफी ज्यादा है और इन फैंस को बनाए रखने के लिए लगातार नया कंटेंट देना ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब जरा इसके खर्चों को समझिए। नए ओरिजिनल शो बनाने का खर्च बहुत ज्यादा होता है। हाँ, पुराना आर्काइव दिखाना सस्ता है, लेकिन लोग पैसे तो नए कंटेंट के लिए दे रहे हैं ना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट में रखने के लिए वो जो शुरुआती 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें हर महीने जोड़े रखना पड़ेगा और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो क्या ये सिर्फ एक कॉमेडियन के कमबैक की कहानी है, या फिर हम यहाँ कुछ बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भविष्य बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, असल में डाउनटाउन प्लस सिर्फ एक स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, एक टेस्ट केस है। ये इस बात का टेस्ट है कि क्या आज के दौर के बड़े बड़े स्टार्स टीवी चैनलों और स्टूडियोज जैसे गेटकीपर्स को पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं। क्या वो अपना कंटेंट अपनी शर्तों पर सीधे अपने फैंस तक पहुंचा सकते हैं? ये उस नए मॉडल का एक टेस्ट है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या डाउनटाउन प्लस मीडिया एक नया मॉडल है, एक नया भविष्य है, जहां हर बड़ा स्टार अपना खुद का नेटफ्लिक्स चलाएगा? या फिर ये बस एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और महंगा फैन क्लब बनकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो ये जरूर तय करेगा कि आने वाले समय में क्रिएटर्स और उनके फैंस का रिश्ता कैसा होने वाला है।